स्वागत है आपके अपने चैनल में बायोलॉजी विद जनक। मैं जनक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनन, रिप्रोडक्शन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें मतलब हम लोग अपने लिविंग बींग्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। रिप्रोडक्शन का आज हम लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर देख रहे हैं और इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन वास्तव में है क्या। तो जीवधारियों में मानव को उत्पन्न करने का जैविक लक्षण होता है, पाया जाता है। जनन द्वारा जीवधारी अपनी ही प्रजाति की सृष्टि में बनाए रखते हैं, यानी कि अपने ही समान जो प्रजातियां होती हैं उनको इस सृष्टि में बनाए रखते हैं। जीवधारियों में अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता पाई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। सामान्यतः क्या होता है, एक कोश की जीवधारियों में एक कोश का विभाजन के फलस्वरूप जनन होता है। सामान्य कोशिका में जो विभाजन होगा उसके द्वारा क्या होगा, जनन होगा। जैव विकास के साथ साथ में क्या हुई, जीवधारियों में जटिलता आती गई है, यानी कि जनन की जटिलता आती गई है। उसके फलस्वरूप क्या हुई, जनन की जो विधियां हैं, रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं उसमें भी कॉम्प्लेक्सनेस आया। सामान्य तौर पे अगर हम लोग देखें तो जीवधारियों में दो प्रकार का जनन होता है। एक तो अलैंगिक जनन जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, दूसरा होता है लैंगिक जनन जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। थोड़ा अगर आगे चलते हैं हम लोग तो इसमें देखते हैं कि जो आपका अलैंगिक जनन है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जंतुओं में अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में शरीर का कोई भाग या इससे बनी हुई कोई विशेष संरचना नए जीव का निर्माण करती है। ठीक है, अलैंगिक जनन में युग्मक या जनन इकाइयों का संयुग्मन नहीं होता है। ठीक है, लैंगिक जनन सामान्यतः निम्न श्रेणी अलैंगिक जनन सामान्यतः निम्न श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। उच्च श्रेणी के जंतुओं में लैंगिक जनन पाया जाता है। अगर एक सामान्य सी बात करें कि एक कोशिका के जंतुओं में अलैंगिक जनन कैसे होता है, तो वो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं। उसमें से फर्स्ट है आपका क्या, फिजन, जिसको हम लोग विखंडन कहते हैं। विखंडन में क्या होता है कि एक कोशिका जैसे जंतु, एक कोशिकीय जंतु है जैसे कि अमीबा हुआ, पैरामीशियम जो हुआ, इसके अलावा मलेरिया पैरासाइट हुए। इनकी कोशिका में क्या होता है कि पूरा जो कोशिका होता है उसके अंदर केंद्रक होता है, उसके अंदर कोशिका द्रव होता है। तो पहले क्या होगा, केंद्रक का विभाजन हो जाएगा। केंद्रक का विभाजन के बाद क्या होगा, वो केंद्रक अपने साथ साथ में कोशिका के अंदर से थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव ले लेंगे और दोनों आपस में बच जाएंगे। इसके द्वारा क्या होगा, एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रोसेस में पूरी एक कोशिका दो भागों में बढ़ती है, इसलिए इसको हम लोग बोले क्या, आपका फिजन या विखंडन। ऐसा भी हो सकता है कि एक कोशिका से कई कोशिकाएं बन जाएं, तो उसको हम लोग बोलेंगे बहुखंडन या बहुविखंडन। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखें तो जैसे अगला आ गया है बहुविखंडन या बहुखंडन। क्या होता है, जैसे हम लोग सामान्य सी बात करें, एक मिनट, खंडन अमीबा एवं प्लाज्मोडियम हुआ, तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो एक कोश की जीव है, ये टेम्परेचर ज़्यादा होने पर या टेम्परेचर कम होने पर क्या होता है, क्या होते हैं, एक कहते हैं एक बंद आवरण बना लेते हैं, एक आवरण बना लेते हैं, एक खोल बना लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट या पुट्टी कहते हैं। इसका केंद्रक या केंद्रक द्रव्य जो होता है, कोश का द्रव्य जो होता है, अनेक बार विभाजित होकर संतति बीजाणु बनाता है। अनुकूल वातावरण आने पर सिस्ट फट जाती है तथा संतति जीव मुक्त हो जाते हैं। जो कि संतान है वो क्या होते हैं, कोशिका से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इस विधि में नेक्स्ट है आपका क्या है, जो बीजाणु जनन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन में क्या होता है, अमीबा जैसे हुआ आदि में कभी कभी केंद्रक कला जगह जगह से टूट जाती है। केंद्रक कला क्या होगी, जगह जगह से आपकी क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, जगह जगह से टूट जाती है। और केंद्रक में क्रोमेटिन कण जैसे कोश का द्रव में मुक्त हो जाते हैं। क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, उसका मतलब आपका कहें तो आपको जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, वो किस में होती है, कोश का द्रव में मुक्त हो जाएंगे। क्रोमेटिन कणों के चारों तरफ क्या होता है, कोश का द्रव एकत्र होकर बीजाणुओं का बनाते हैं, बीजाणु का निर्माण करते हैं। जीव के चारों ओर जो कठोर आवरण बन जाता है वह अनुकूल परिस्थिति आने पर फट जाता है तथा प्रत्येक जीवाणु एक नए जीव में बदलकर मुक्त हो जाता है। एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि स्पोरुलेशन में क्या हुआ कि पूरी की पूरी जो आपका जीव है, ये कोशिकीय जीव जो होता है, वो क्या होता है, कभी कभी केंद्रक कला जगह से फट जाती है। फटने की वजह से केंद्रक के अंदर जो आपका क्रोमेटिन फाइबर होते हैं वो कोश का द्रव में आ जाते हैं। कोश का द्रव में जैसे ही आते हैं तो कोश का द्रव में से कहते हैं अपना अपना थोड़ा थोड़ा कोश का द्रव लेके नहीं आते, क्या बनाते हैं, कठोर आवरण बना लेते हैं। ठीक है, और फिर वो क्या होता है, जैसी अनुकूल परिस्थिति आती है तो फट के नहीं कहते, वातावरण में बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पोरुलेशन। और जो मुक्त हुआ है ना बीजाणु, वो अपने आप में स्वतंत्र जीव है, स्वतंत्र एक जीव। इंसिस्टमेंट में क्या रहता है, जैसे कि हम लोग देखें थोड़ा सा, कि
कि इसमें एक कोशिकीय जंतु अपने चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है, एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है तथा अनुकूल परिस्थिति मिलने पर रक्षात्मक आवरण को यानी कि कवरिंग स्ट्रक्चर को तोड़ के जीव वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। इससे जीवधारी की संख्या में वृद्धि होती है। मान लो पहले रक्षात्मक आवरण बनाया तब एक था, लेकिन उसने अंदर मल्टीप्लिकेशन तो किया है ना, मल्टीप्लिकेशन किया है तो क्या हुआ, एक से कई बने। जब एक से कई बने तो जब ब्रेक होगी उसकी आउटर स्ट्रक्चर जो उसका कवरिंग है, मतलब जो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर जब ब्रेक होगी तो ब्रेक होने के बाद क्या होगा, जो जीवधारी है वो कहते हैं वातावरण में मुक्त हो जाएंगे और वो अपने आप में इंडिपेंडेंट लिविंग बॉडी होती है। ठीक, थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मल्टी सेलुलर, अभी तक हमने देखा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस किस तरह से हुआ था, उसमें विखंडन था, बहुविखंडन था, कुट्टी भवन था। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि जो ऐसे एनिमल हैं जो कि बहुकोशिकीय हैं, ठीक है, तो उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो उसका एक मेथड है कि आपका मुकुलन। उसका एक मेथड क्या है आपका, मुकुलन। मुकुलन मुकुलन में क्या होता है, कहते हैं जैसे मुकुलन का आप एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देख लो, हाइड्रा। हाइड्रा जैसे जंतुओं में क्या होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन के द्वारा क्या होगा, इसके अंदर अलैंगिक जनन होगा। हाइड्रा में क्या होता है, जठर क्षेत्र होते हैं, कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं जिसपे क्या होता है, छोटी छोटी कलिकाओं का निर्माण होता है, छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं जो कुछ समय तक शरीर के ऊपर ही बढ़ती रहती है। मतलब इसका निर्माण कहाँ होगा, यदि आप इस छोटे से स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर, इसका निर्माण क्या हो रहा है, शरीर पे ही हो रहा है। देखो फिर शरीर पे इसका बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद क्या होगा, शरीर से ब्रेक हो गया। अब जो छोटा सा स्ट्रक्चर निकला है ना, अगर इसको हवा पानी टेम्परेचर वातावरण मिल जाएगा तो ये स्वतंत्र हाइड्रा बनाएगा, हाइड्रोजन नहीं हाइड्रा बनाएगा। क्लियर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक नए हाइड्रा को निर्माण कर रहा है, चूंकि ये मल्टीपल ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, यहाँ पे एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, किसमें, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बहुकोशिकीय जंतु में। नेक्स्ट है आपका क्या, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है द्वारा से जन्म होना, द्वारा से बनना। कोई चीज की टूट फूट हो गई, टूट फूट गया, जैसे कहीं पे कोई कट गया है, टूट गया, वहां पर वो चीज दोबारा से बन जाना, वो होता है रीजनरेशन। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको एक डेली लाइफ में बताऊं। एक आपकी छिपकली होती है, छिपकली की कई बार पूंछ टूट जाती है तो वो वापस पूंछ बन जाती है वहां पर, तो उसकी पूंछ के अंदर वो क्षमता होती है जिसके द्वारा क्या होता है, रीजनरेशन होती है। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे आप हम में आपस में बात होती है, जिसमें क्या होती है, जो हमारी क्या होती है, डेड स्किन बाहर निकलती है बॉडी से और एक नई स्किन का निर्माण होता है, एक न्यू स्किन बनती है, कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या रहता है इसमें, जैसे कि स्पंज, एक नॉर्मल बात करें हम लोग क्या कहते हैं, तो स्पंज हुआ, हाइड्रा हुआ, आदि जीवों में दो या दो से अधिक भागों में कटने पर प्रत्येक भाग क्षतिग्रस्त भाग को पूरा करके एक पूर्ण जीव बना लेता है। इस प्रकार केंचुआ, सितारा, मछली आदि जीव अपने शरीर में अधिकांश भाग दोबारा बना लेते हैं। पुनरुद्भवन के गुण के कारण ही हाइड्रा में एक से अधिक जातियों में कटे फटे शरीर के भाग में आपस में जुड़ जाते हैं। इस क्रिया को रोपण या ग्राफ्टिंग कहते हैं। मतलब द्वारा से पूरे पूरे शरीर का निर्माण कर दिया, तो ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आप इस डायग्राम में देखो, हाइड्रा है, हाइड्रा पहले दो भागों में बट गया, एक ऊपर वाला भाग एक नीचे वाला भाग। फिर उसने क्या किया, निचले वाले भाग का निर्माण कर दिया, इसने क्या हुआ, ऊपर वाले भाग का निर्माण कर लिया। तो ये निर्माण जो हुआ है यहाँ पे देखो, और उसने पूरा का पूरा हाइड्रा बनाया। देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है। तो ये हुआ किसकी वजह से, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर क्षमता पाई जाती है। कहते हैं कि जो मतलब कोई बॉडी का कोई पार्ट अगर ब्रेक हो गया है या टूट गया है या कट गया है तो उसको दोबारा से उसी स्ट्रक्चर में बनाने की क्षमता पाई। ये कहाँ पे चल रहा है, ये पूरा का पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ऐसे जीवों में पाया जाता है जो कि निम्न वर्ग के जीव होते हैं, जिनके अंदर जीवन की जो क्रियाएं हैं उनके लिए अलग से मतलब वर्क का डिवाइडेशन नहीं है, बॉडी के अंदर जो सेल्स का या टिश्यू का डिवाइडेशन नहीं है। तो उन जीवों के अंदर जो कोश का प्रभाव है ना, वो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग अगर थोड़ा सा देखें तो अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द एनिमल। जंतुओं के अंदर, जीव जंतुओं के अंदर लैंगिक जनन कैसे होता है। जंतुओं में लैंगिक जनन की अगर बात करें हम लोग कहते हैं तो, एक मिनट, जंतुओं में लैंगिक जनन के अंतर्गत दो अगुणित यानी कि हेप्लॉइड गैमेट्स आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, और मिलके क्या होता है, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। यानी कि हेप्लॉइड स्ट्रक्चर मिलेंगे, एन एक हेप्लॉइड है प्लस एक एन हेप्लॉइड है, और इन्होंने क्या होना है 2n बना दिया, तो ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये 2n जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, युग्मनज या फिर जायगोट भी बोलेंगे। ठीक है, एक उसके जंतुओं को छोड़कर सभी जंतुओं में जायगोट से एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अगर छोड़ दें हम लोग,
तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, जायगोट के बाद क्या होगा, एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। और एम्ब्रियो के वयस्क जंतु जो होते हैं उससे ही आगे जाके क्या होता है, एक फुल बॉडी का स्ट्रक्चर निर्माण करेंगे, यानी कि नई संतान को उत्पन्न करेंगे। अनेक जंतु ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, अनेक जंतु जाति हैं द्विलिंगी, यानी कि मतलब उनके अंदर दो सेक्स पाए जाते हैं, किंतु सामान्यतः क्रॉस फर्टिलाइजेशन में ही होता है, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। ठीक है, इससे नर मेल होता है तथा मादा फीमेल अलग अलग पहचाने जाते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि सेक्स में विभिन्नता पाई जाती है, मेल का सेक्स अलग है, फीमेल का सेक्स अलग है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी लैंग्वेज अलग है, दोनों स्ट्रक्चर अलग बन। दोनों ही स्थितियों में जंतुओं में लैंगिक जनन द्विजननीय, ठीक है, बाई पेरेंटल होता है। स्वनिषेचन सेल्फ फर्टिलाइजेशन बहुत कम जंतुओं में देखने को मिलता है। गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन ऑफ द गैमेट, जिसको हम लोग बोलते हैं युग्मों का संयुग्मन, संलयन। तो संलयन क्या होता है, सिंगेमी। सिंगेमी या निषेचन के द्वारा शुक्राणु तथा अंडाणु परस्पर मिलते हैं। ठीक है, शुक्राणु तथा अंडाणु परस्पर मिलते हैं। इसमें क्या होता है, शुक्राणु जो होता है वो मोटाइल होता है, मतलब चलाए होता है। एक शुक्राणु है और उसके पास बॉडी स्ट्रक्चर है, तो इसकी जो टेल रीजन है उसके द्वारा वो चलते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। अंड के पास में पहुंचकर उसे क्या करता है, फ्यूज करता है, यानी कि यहाँ पर जाएगा ये एग के पास में और एग की बॉडी से चिपक जाएगा और उसको कहते हैं फ्यूज कर देगा। जब ये फ्यूज कर देगा तो इसके बाद में क्या होगा, पहले इनके दोनों की, यानी किसके, शुक्राणु के, इसको हम लोग शुक्राणु बोल रहे हैं, प्लस आपका अंडाणु, अंडाणु की दोनों के क्या बोलेंगे, जब दोनों इसके पास में मिलेंगे तो इनका क्या होगा, पहले कोश का द्रव आपस में मिलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, कोश का द्रव या साइटोप्लाज्म आपस में मिलेंगे। उसके बाद में क्या होंगे, दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है और इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, ये दोनों न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे। जब इन दोनों के केंद्रक आपस में मिलते हैं, जब आपस में केंद्रक मिलते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, संलयन के फलस्वरूप क्या होता है, डिप्लॉयड क्या होता है, डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक हैप्लॉयड स्ट्रक्चर जो होता है एन और हैप्लॉयड जो होता है, इन दोनों से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होता है, 2n बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट फॉर्मेशन। अधिकतर अकशेरुकी, यानी कि कहते हैं इनवर्टिब्रेट जंतु जैसे मछली, उभयचर आदि में मादा अपने अंडे को जल में छोड़ देती है तथा नर अपने शुक्राणु को भी पानी में छोड़ देता है, जल में छोड़ देता है। जब ये दोनों अपनी अपनी प्रजातियों के अंडाणु शुक्राणु आपस से एक दूसरे को मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद में क्या होता है, एक नई बॉडी का, एक नई लिविंग जीव का निर्माण होता है। इस प्रकार जब अंडों का निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है, यानी कि आउटर एनवायरनमेंट में होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि मेढक में, मछलियों में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, और इस टाइप के जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, डेवलप फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं बोल सकते, क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में, मेमिलियंस में बात करें तो वो फर्टिलाइजेशन वो कैसा होता है, आपका डेवलप फर्टिलाइजेशन होता है। मनुष्य सहित सभी संततियों, स्तनियों, सरीसृपों, पक्षियों तथा अनेक अपृष्ठवंशी जंतुओं में आंतरिक फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन देखने को हमको मिलता है। मादा जंतु के शरीर में अंडक होते रहते हैं तथा नर शुक्राणु मादा के शरीर में पहुंचाए जाते हैं और वहीं पे जाके वो एक दूसरे को मिलते हैं, फ्यूज करते हैं, जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जायगोट के फॉर्मेशन के बाद में एक नए बॉडी स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करते हैं। इस टाइप से हम लोग केवल छोटा से छोटा हम लोग देखा है, कहते हैं कि किस टाइप का आपका जनन होता है, क्या जनन की प्रोसेस है, हमने केवल इंट्रोडक्शन देखा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहते हैं हम मतलब मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से सब उसके कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से उसके सब ऑर्गन्स होते हैं, उनके अंदर क्या प्रोसेस चलती है, कैसे शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु का फॉर्मेशन कहाँ होता है, उसके लिए कौन कौन सी ग्लैंड काम करती हैं। तो इसके लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ में, कहते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग करने वाले हैं नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।